हेलो दोस्तों, मैं आनंद मोहन ठाकुर एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका इंटेलिजेंट एकेडमी के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका बिहार का इतिहास। तो देखिए, जहां बात इतिहास की आए तो हम चाहे किसी भी जगह का इतिहास पढ़े, चाहे बिहार का इतिहास पढ़े या पूरे भारत का इतिहास पढ़े, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इतिहास होता क्या है। आई मीन हिस्ट्री होती क्या है, व्हाट इज़ हिस्ट्री। तो देखिए, कई सारे लोग ऐसा कहते हैं कि पास्ट में जो घटनाएं हो गई हैं, जो बीत चुकी हैं, उसे हिस्ट्री कहते हैं, लेकिन इसे हिस्ट्री नहीं कहते। सबसे पहले आप ये समझिए हिस्ट्री कहते किसे हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, इतिहास किसे कहते हैं? अतीत की वो घटना जिसके स्रोत या साक्ष्य मौजूद हो, यानी कि पास्ट की वो घटना जिसके साक्ष्य यानी कि एविडेंस या फिर सोर्स हमारे पास हो, उसे ही हम हिस्ट्री कहते हैं। वैसे तो बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, लेकिन जिसके साक्ष्य नहीं है हमारे पास, उसे हम बस कहानी मात्र ही समझते हैं, क्योंकि जब प्रूफ ही नहीं है तो क्या पता वो हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा। समझे? तो इतिहास इसे कहते हैं। अब देखिए, जैसा कि हमें पढ़ना है बिहार का इतिहास। अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा, एक क्वेश्चन आएगा कि सर ये एविडेंस क्या होता है, कैसे क्या हुआ ये एविडेंस, कैसे हम कह सकते हैं कि इस चीज़ का एविडेंस है या नहीं है। तो देखिए, अगर एविडेंस की बात करें, साक्ष्यों की बात करें या स्रोत की बात करें, तो हिस्ट्री के 3 प्रकार के सोर्स होते हैं। अगर किसी घटना के बारे में आपको जानना है कि क्या यह हुआ था या नहीं हुआ था, तो आपको एविडेंस चाहिए। तो एविडेंस 3 प्रकार के हो सकते हैं। अगर इन तीनों में से कोई एक एविडेंस भी आपको मिल जाता है तो हम उसे हिस्ट्री कह देते हैं। क्या है वो एविडेंस? तो सबसे पहले देखिए, आर्कियोलॉजिकल सोर्स यानी कि पुरातात्विक साक्ष्य। इसका क्या मतलब हुआ? यानी कि वो चीज़ें जो मिट्टी खनन करके या उत्खनन करके, खुदाई करके जो हमें मिली, या फिर बहुत प्राचीन समय की कोई वस्तु या कोई ऐसा महल, कोई ऐसा स्तंभ जो या शिलालेख जो कहीं मिला, वो अगर किसी बात की जानकारी देते हैं इतिहास के बारे में, तो वो पुरातात्विक स्रोत है, यानी कि पुरातात्विक साक्ष्य या फिर आर्कियोलॉजिकल सोर्स है। क्या है? जैसे देखिए, हमारे भारत के इतिहास की बात करें तो ये कुछ प्रमुख स्रोत है जो पुरातात्विक स्रोत है। जैसे अशोक के स्तंभ एवं शिलालेख। अशोक को तो आप भली भांति जानते होंगे। अशोक महान हमारे प्राचीन इतिहास के सबसे प्रमुख राजाओं में से एक हैं। ये इन्होंने जो स्तंभ बनवाया था, उन स्तंभों से हमें प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये एक पुरातात्विक साक्ष्य है। या उनके जो शिलालेख थे, शिलालेख क्या होता है पहले मैं आपको ये बता दूं। शिला मतलब पत्थर और लेख मतलब उस पर लिखा हुआ अक्षर या फिर उस पर लिखे हुए जो वाक्य है वो। तो शिला पर लिखे हुए वाक्य जो आपका मिलेगा तो उसे हम शिलालेख कहते हैं। तो अशोक के स्तंभ और शिलालेख ये एक पुरातात्विक साक्ष्य का उदाहरण है। उसी प्रकार गुप्तकालीन अभिलेख। प्राचीन इतिहास, भारत का प्राचीन इतिहास आप पढ़ोगे, उसमें एक गुप्त साम्राज्य है। तो गुप्त साम्राज्य के दौरान गुप्तकालीन अभिलेख लिखे गए। इससे हमें गुप्त काल के समय के प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। वहीं अशोक के स्तंभ और उनके अभिलेख से क्या पता चलता है, उनके शिलालेख से क्या पता चलता है? अशोक की कैसी प्रशासनिक व्यवस्था थी, अशोक का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, अशोक की सैन्य व्यवस्था कैसी थी, अशोक ने अपने जीवन में कब क्या किया, कब कलिंग युद्ध लड़ा, ये सब। तो ये भी एक पुरातात्विक साक्ष्य का उदाहरण है। फिर नालंदा बिहार के अवशेष। जैसा कि आप जानते होंगे, बिहार में दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कह सकते हैं उस समय का, जो नालंदा विश्वविद्यालय था, जिसे बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त कर दिया। मैंने पिछले क्लास में बताया था आपको। तो नालंदा विश्वविद्यालय जो ध्वस्त कर दिया गया, तो उसके जो अवशेष हैं यानी कि उसके जो रिमेनिंग्स हैं, उसको अध्ययन करके, उसको देखकर हम उस समय के बारे में पता कर सकते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय में कैसी पढ़ाई होती थी। जैसे नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें तो वहाँ बौद्ध धर्म के महायान शाखा की शिक्षा दी जाती थी। ये भी एक बहुत बड़ा पुरातात्विक साक्ष्य है। इसके अलावा भी बहुत सारे साक्ष्य हैं। तो आप ये समझ गए पुरातात्विक साक्ष्य क्या होता है। जैसे कि कोई भी ऐसा चीज़ जो बहुत पुरानी है और वो हमें उत्खनन करके मिली या फिर कहीं स्थित है, उससे हमें जो जानकारी मिलती है उसे पुरातात्विक साक्ष्य कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। आगे है आपका लिखित साक्ष्य यानी कि लिटरेरी सोर्स। ये क्या है? तो देखिए,
प्राचीन काल में बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई थी, जिससे हमें उस काल के बारे में पता चलता है कि उस समय कैसा लोगों का जीवन था, लोगों की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, लोगों के जीवन में क्या महत्वपूर्ण था, क्या नहीं था, ये सब इत्यादि। तो ये भी एक बहुत बड़ा साक्ष्य का प्रकार है जिससे हम प्राचीन इतिहास या फिर इतिहास के बारे में जान सकते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें लिखित साक्ष्य की, तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक धार्मिक, एक गैर धार्मिक। धार्मिक साक्ष्य क्या होगा? जो किसी धर्म से जुड़ा हुआ हो, कोई धार्मिक ग्रंथ हो, उसे हम धार्मिक साक्ष्य कहते हैं। तो हमारे हिंदू धर्म में वेद है। वेद भी 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये चारों वेद विभिन्न प्रकार के ज्ञान को देते हैं और विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ हमें इससे प्राप्त होती है। उसके बाद हम बात करें रामायण की और महाभारत की, तो रामायण से भी बहुत सारे साक्ष्य का पता चलता है। और महाभारत, ये तो दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है, जय संहिता भी इसे कहते हैं, ठीक है। फिर शतपथ ब्राह्मण, मैं आपको बताऊंगा कि बिहार के बारे में सबसे प्रथम जानकारी, सबसे पहला जो विवरण है वो इसी शतपथ ब्राह्मण में है। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण लिखित साक्ष्य है जब हम बिहार का इतिहास पढ़ेंगे तब, ठीक है। अंगुत्तर निकाय, ये एक बहुत ही प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। त्रिपिटक, ये भी बौद्ध ग्रंथ है। त्रिपिटक में भी 3 वॉल्यूम्स हैं, ठीक है। सूत्र पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, तो ये भी एक बौद्ध धर्म की प्रमुख पुस्तक है। भगवती सूत्र जैन धर्म की प्रमुख पुस्तक है, इत्यादि। तो ये कुछ आपके धार्मिक ग्रंथ थे जो कि लिखित साक्ष्य का एक उदाहरण है और हमें इतिहास के बारे में जानकारी देता है। अब हम बात करते हैं गैर धार्मिक लिखित साक्ष्य के बारे में। तो उसमें सबसे प्रसिद्ध नाम जो हर व्यक्ति को पता होना चाहिए, होता भी है, वो है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे? चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त, तीनों ही उन्हीं का नाम था। अर्थशास्त्र से हमें पॉलिटिकल साइंस और एडमिनिस्ट्रेशन की जानकारी मिलती है, ठीक है। तो ये भी एक बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही प्रमुख पुस्तक है इतिहास के नज़र में। तो ये गैर धार्मिक है क्योंकि ये किसी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त ने लिखा था और राज तरंगिणी कलहन ने लिखा था। इसके अलावा और भी बहुत सारी पुस्तक है जो कि लिखित साक्ष्य के अकॉर्डिंग आते हैं और हमें इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं। अब हम बात करें विदेशियों के विवरण के बारे में। तो देखिए, समय समय पर भारत में कई प्रकार के विदेशी आए और उन्होंने भारत में रहकर जिस चीज़ को अनुभव किया, जिस चीज़ की जानकारी प्राप्त की, उसे अपने पुस्तक में लिख डाला। तो वो वही बात लिखेंगे ना जो अपने आसपास उस टाइम देखेंगे। तो जब वही बात लिखेंगे तो उस किताब को पढ़कर हम उस समय की बातों को नहीं जान सकते हैं, ऑटोमेटिकली जान सकते हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण साक्ष्य का उदाहरण है। अगर आपको विदेशियों के विवरण में भी किसी बात की जानकारी लिख जाती है तो हम उसे भी इतिहास कह सकते हैं। क्या बताया मैंने आपको? इन तीनों में से किसी कोई एक साक्ष्य मिल जाए तो वो इतिहास है। समझते हैं क्या है ये। इंडिका, देखिए, इंडिका मेगास्थनीज नामक व्यक्ति ने लिखी थी। ये सेल्यूकस निकेटर के दरबार में रहते थे, जिसे सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था जब उन्होंने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया। ये सब आप भारत के इतिहास में पढ़ते हैं। देखिए, अगर आप बिहार का इतिहास पढ़ें, बिहार का इतिहास बहुत हद तक कनेक्टेड है भारत के इतिहास से, और भारत के इतिहास की बहुत सारे खंड ऐसे हैं जो बिहार से ही जुड़े हुए हैं, जैसे गौतम बुद्ध वाला चैप्टर, महावीर जैन वाला चैप्टर, महाजनपद काल का प्रमुख चैप्टर, मगध साम्राज्य। तो मैं ये अभी सोच के चलूँगा कि आपको भारत के इतिहास की जानकारी थोड़ी बहुत है, और अगर आपको नहीं है तो आप किसी भी पुस्तक से पढ़कर एक बेसिक नॉलेज ले सकते हैं, तब आपको ये चीज़ समझ में आएगी बिहार का इतिहास। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हम। तो इंडिका जो है इसे मेगास्थनीज ने लिखा था, ओके। की ये फाहियान ने लिखा था। फाहियान ये भारत आने वाले प्रथम चीनी यात्री थे जो चंद्रगुप्त II के समय में आए थे, ठीक है, जो गुप्त साम्राज्य के एक शासक थे। फिर की ये हेंतसांग ने लिखा है। ये भारत में जब पुष्यभूति वंश या फिर वर्धन वंश का शासन था और हर्षवर्धन शासक थे, उस टाइम ये हेंतसांग आए थे भारत और उन्होंने की लिखी। तो देखिए, अभी मैंने आपको क्या बताया, अगर इन तीनों में से किसी भी प्रकार का साक्ष्य अगर मिलता है तो हम उस घटना को क्या कहेंगे? इतिहास कहेंगे, ओके। तो अब हमें जानना है कि बिहार के इतिहास में पढ़ना और कैसे हम इतिहास का विभाजन करते हैं।
पहले तो ये जानना पड़ेगा आपको। आप लोगों ने सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री समझ लिया कि हम कैसे इतिहास को पहचानते हैं कि प्राचीन काल की कोई घटना इतिहास है या नहीं है। अब हम आते हैं अपने मुद्दे की बात पे। हमें पढ़ना तो है बिहार का इतिहास फिलहाल। तो पहले आप ये समझिए कि इतिहास का वर्गीकरण कैसे करते हैं, भारत के इतिहास का, और फिर हम बिहार के इतिहास का भी वर्गीकरण करेंगे और हम ये जानेंगे कि बिहार के इतिहास में क्या क्या पढ़ना है, और फिर जाके हम प्राचीन इतिहास बिहार का, मध्यकालीन इतिहास बिहार का, और फिर आधुनिक इतिहास बिहार का पढ़ेंगे। फिर हमारा ये बिहार की हिस्ट्री खत्म हो जाएगी। आपको बता रहा हूँ, देखो, अगर हम भारत के इतिहास की बात करें तो इंडियन हिस्ट्री जो है इसे 3 भागों में बांटा गया है। एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मेडाइवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया और मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का प्राचीन इतिहास, भारत का मध्यकालीन इतिहास और भारत का आधुनिक इतिहास। तो अगर हम प्राचीन इतिहास की बात करें भारत की, तो उसमें हम पढ़ते हैं आपका पाषाण काल, यानी कि वो समय जब लोग पत्थरों का उपयोग करते थे। बहुत पुरानी बातें, 2.5 लाख, ये 250, क्या बोलते हैं इसको, 2.5 मिलियन ईयर्स, उस टाइम की बात पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं आप क्या, सिंधु घाटी सभ्यता, ये आपका भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। फिर पढ़ते हैं आप वैदिक काल, फिर पढ़ते हैं महाजनपद काल, और फिर गुप्त वंश, फिर उसके बाद पुष्यभूति वंश, पाल वंश, बिहार बंगाल वाला। फिर एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हो जाती है, फिर आप दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ते हैं, ये सब। फिर आप मध्यकालीन में क्या पढ़ते हैं, तो मध्यकालीन में पढ़ते हैं आप अरबों का आक्रमण, तुर्कियों का आक्रमण, दिल्ली सल्तनत, मुगल साम्राज्य, फिर उसके बाद उत्तरकालीन मुगल, ये सब। फिर सिख धर्म, फिर इसके बाद पढ़ते हैं आप कैसे कंपनी का ये भारत में आगमन होता है, और फिर औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, फिर वो मेडाइवल खत्म हो जाता है। आधुनिक में क्या पढ़ते हैं आप, तो आधुनिक में आप 2 ही चीज़ देखा जाए पढ़ते हैं, एक ब्रिटिशर्स का शासन, यानी कि यूरोपियों का आगमन के बाद कैसे क्या भारत में स्थिति हुई, 1857 की क्रांति, और तीसरा पढ़ते हैं, तीसरा टर्म है इंडियन इंडिपेंडेंस, मतलब कि भारत की स्वतंत्रता कैसे हुई, ये सब। तो उसी में से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बिहार से जुड़ी हुई हैं, उसी को हमें डिस्कस करना है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, मैं अभी जो पढ़ाने जा रहा हूँ ये सोचकर कि आपको भारत के इतिहास की बेसिक नॉलेज है। देखिए, अगर हम बिहार के इतिहास की बात करें, इसमें हम पाषाण काल से जुड़े वो चीज़ें पढ़ेंगे जो बिहार से संबंधित है। जैसे पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और ये नव पाषाण। तो उसके कहाँ कहाँ किस बिहार के स्थल पर कहाँ का साक्ष्य मिला है, जैसे पूरा पाषाण काल का साक्ष्य बिहार के किस जगह मिला है, नव पाषाण काल का साक्ष्य बिहार के किस जगह मिला है, ऐसे क्वेश्चंस। फिर पढ़ेंगे, हाँ एक और चीज़, सिंधु घाटी सभ्यता हम बिहार के इतिहास में नहीं पढ़ते। क्यों नहीं पढ़ते हैं, देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो भारत के इस वाले भाग में थी। देखिए, अगर हम मैप पे समझे तो वो सिंधु घाटी सभ्यता भारत के इस वाले भाग में थी, ठीक है, यहाँ पे ऐसे, और हमारा बिहार जो है वो यहाँ पे ऐसे करके है। यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता आई ही नहीं, तो जब आई ही नहीं यहाँ पे, तो उसके साक्ष्य यहाँ मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, तो वो नहीं पढ़ते। फिर वैदिक काल पढ़ते हैं, ओके, वैदिक काल बहुत हद तक जुड़ा हुआ है बिहार से, बिहार के बारे में इसमें बहुत सारी जानकारियाँ हैं। फिर महाजनपद काल पढ़ते हैं, अरे ये तो बिहार से ही पूरा संबंधित देखा जाए तो। पता होगा आपको महाजनपद काल में मगध, फिर ये वज्जी, फिर अंग, ये 3 महाजनपद बिहार में ही थे, तो वो सब आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर गुप्त वंश पढ़ना पड़ेगा आपको, बिहार में क्या इसका इम्पैक्ट था, और पाल वंश तो बंगाल बिहार का ही वंश था। तो एंशिएंट में आपको ये पढ़ना पड़ेगा, मैं आपको पूरा पढ़ाऊँगा एक एक करके। फिर आपको मध्यकालीन में कर्नाट वंश के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ये बिहार के ही उत्तर में मिथिलांचल वाले भाग में एक वंश था। फिर बख्तियार खिलजी कैसे बिहार में आया और बिहार का को बर्बाद कर दिया, चौपट कर दिया, इस्लाम का बिहार में प्रवेश करवाया इसने। फिर सल्तनत काल जो कि दिल्ली में थी, उसका बिहार पे क्या इम्पैक्ट था, क्या संबंध था वो। फिर मुगल काल का बिहार से क्या संबंध था, ये मुगल साम्राज्य के दौरान बिहार में कौन सी घटनाएं हुई, ये सब। फिर सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण जो आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा आता है, वो आपका आधुनिक बिहार का इतिहास पढ़ना है। तो आपको जैसे मैंने बताया था कि आधुनिक बिहार पर हो गया आप, आधुनिक भारत पर हो गया आप, तो ब्रिटिशर्स का आगमन हुआ भारत में, यही ना। तो ब्रिटिशर्स का जो आगमन हुआ था, बताइए सबसे पहले किस वाले भाग पर उन्होंने एकदम बढ़िया से अधिकार कर लिया, तो वो था आपका बंगाल, जैसा कि आप जानते हैं। तो बंगाल से ही जुड़ा हुआ चीज़ हमको सबसे पहले पढ़ना है आधुनिक में, क्योंकि बंगाल के बगल में ही आपका
बिहार है पहले तो बंगाल में ही था। तो कैसे बिहार में ब्रिटिशर्स का आगमन हुआ और फिर के कौन कौन सी एक्टिविटीज ऐसी हुई जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है आपके मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार के लिए। फिर बिहार तथा सिख धर्म, जैसा कि आपको पता होगा सिख धर्म वैसे तो हुआ है आपका इधर इसी वाले भाग में विकसित हुआ, लेकिन आपको बता दूं मैं सिखों के 10वें गुरु, 10 गुरु थे टोटल, उसमें 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार में ही पटना में हुआ था। इसीलिए बिहार तथा सिख धर्म आपका कनेक्टेड है थोड़ा बहुत, तो वो पढ़ना पड़ेगा आपको। कंपनी का आगमन वही बताया मैंने, बिहार में कैसे कंपनी का आगमन हुआ वो, और बिहार में कुछ जनजातीय विद्रोह हुए हैं जैसे मुंडा विद्रोह हो गया इत्यादि बहुत सारे, तो वो जनजातीय विद्रोह पढ़ना पड़ेगा। 1857 की क्रांति, फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर ऑफ इंडिया कह सकते हैं हम, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, आप इंडियन हिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो उसका बिहार में क्या इम्पैक्ट कर पड़ा। जैसे वीर कुंवर सिंह बिहार से लड़े थे, आपने पढ़ा होगा इंडियन 1857 क्रांति तो आप जानते होंगे, तो वो सब घटनाएं। और मैंने पहले क्लास में बता दिया था आपको महात्मा गांधी की कर्मभूमि, महात्मा गांधी की कर्मभूमि बिहार ही थी, क्योंकि चंपारण में उन्होंने सत्याग्रह किया था 1917 में, तो वो पढ़ना पड़ेगा आपको, चंपारण सत्याग्रह ये। इसके बाद फिर बिहार में कुछ किसान सभा बनाया गया, ठीक है, वो पढ़ना पड़ेगा। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। होम रूल लीग आंदोलन, होम रूल लीग या फिर होम रूल आंदोलन कहते हैं, ये एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था 1916 में, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा बिहार में क्या इसका इम्पैक्ट रहा। फिर लास्ट के कुछ टर्म्स हैं, असहयोग आंदोलन जो महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। साइमन कमीशन जो कि 7 लोगों का समूह था, भारत में आया था क्या बनाने के लिए, भारतीयों के लिए कानून, सातों के सातों उसमें गोरे थे, व्हाइट कमीशन भी कहा जाता है इसे। भारत में बहुत हद तक विद्रोह हुआ, तो बिहार में किस प्रकार उसका विद्रोह हुआ ये सब, और सभी ने अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था ये। तो बिहार से क्या इसमें जुड़ा हुआ टर्म है ये सारा। तो आपको बिहार का इतिहास मैंने पूरा बता दिया कि पढ़ना क्या है।